अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये कहानी है पाकिस्तानी कोपहमा अमीर मेहदी की। इनके साथ K2 पर क्या हुआ था, आइए इसी बारे में जानते हैं। पाकिस्तानी कोपहमा अमीर मेहदी, जिन्हें दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी पर अकेला छोड़कर भुला दिया गया। वादी हुंजा में शहराए कराकरम पर पहाड़ों के बीच हसनाबाद नामी एक छोटा सा गांव है। किसी ज़माने में यहाँ अपने दौर के एक बड़े कोपहमा रहते थे। नाम उनका अमीर मेहदी था और काम था उनका भारी भरकम सामान उठाए ऊपर नीचे पहाड़ों पर चढ़ना। अमीर मेहदी थे तो पहाड़ों के कुली, लेकिन इन्हें K2 की चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहराने की ख्वाहिश रही। उन्होंने 1954 में इटालियन कोपहमाओं के मिशन में उनका भरपूर साथ दिया और एक मरहले पर अपनी जान तक की बाजी लगा दी। लेकिन इस तारीखी मिशन में K2 के बर्फीले पहाड़ों पर मेहदी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। चोटी सर की दो इटालियन कोपहमाओं ने और दुनिया में उनका नाम हुआ, लेकिन इसमें मेहदी का किरदार किसी को याद ना रहा कि जिसके बगैर शायद वो मिशन कामयाब ना हो पाता। इस हवाले से अमीर मेहदी के बेटे सुल्तान अली बताते हैं कि मेरे वालिद K2 की चोटी पर अपने मुल्क का परचम लहराना चाहते थे, मगर उस मिशन पर उनके साथ ज्यादती हुई और वो बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हुए। अगले बरस इटली की कोपहमा टीम ने रियासत हुंजा के हुक्मरान मीर जमाल खान से रब्ता करके K2 मिशन के लिए उनसे मजबूत तरीन बंदे मांगे। सुल्तान अली बताते हैं, उस वक़्त शाही दरबार में से कई सौ उम्मीदवारों के हजूम में से जिन मुकामी कोपहमाओं को इस काम के लिए नामजद किया गया, उनमें अमीर मेहदी का नाम सर फहरिस्त था। बस फिर क्या था, इटालियन कोपहमाओं के मिशन में मेहदी ने उनका भरपूर साथ दिया। उन कोपहमाओं ने बाद में खुद लिखा कि इस सफ़र में उनका सामान उठाने वाले कई सौ पाकिस्तानी कुली थे, लेकिन मेहदी की बात ही और थी। K2 पर हुआ क्या था? हुआ यूं कि चोटी सर करने से एक दिन पहले अमीर मेहदी और उभरते हुए कोपहमा वॉल्टर से कहा गया कि चोटी के करीब मौजूद दो साथियों के लिए नीचे से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर 8000 मीटर की बुलंदी पर पहुंचे। सुल्तान अली बताते हैं, अक्सर मुकामी मजदूरों ने इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे वालिद ने इसके लिए हामी भर ली, क्योंकि रियासत हुंजा की इज्जत का सवाल था और उन्हें चोटी सर करने का मौका मिल रहा था। लेकिन शाम गए जब मेहदी अपने साथी बोनाती के हमरा बुलंदी पर मौजूद तयशुदा मुकाम पर पहुंचे तो वहां उन्हें कोई पड़ाव नजर नहीं आया। इन दोनों ने अपने साथियों को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन बर्फीली ठंड और बढ़ते अंधेरे में इन्हें कहीं दूर से सिर्फ ये आवाज़ आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं रखो और वापस नीचे चले जाओ, और फिर इनका एक दूसरे से राब्ता मुनक़ते हो गया। इस वक्त तक रात हो चुकी थी। मेहदी और बोनाती थकन से चूर थे और ऐसे हालात में उनके लिए वापस उतरना मुमकिन ना था। मजबूरी में दोनों को वो रात बगैर किसी खैमे के बर्फ़ की सिल पर तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंड में गुजारनी पड़ी। सुल्तान अली अपने वालिद के बारे में बताते हैं कि वो लोग तो मौत के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि बाद में वो इस सूरत हाल से ज़िंदा बच निकले। इसके बाद बहुत अरसे बाद साबित हुआ कि ऊपर चोटी के करीब मौजूद दो इटालियन कोपहमाओं ने जानबूझकर अपना खैमा तयशुदा जगह से बदल कर और ऊपर ऐसी मुश्किल जगह पर लगा दिया था जहां नीचे से आने वाले उनके दो साथी ना पहुंच सकें। मकसद था बोनाती और मेहदी को चोटी सर करने से दूर रखना, ताकि चार नहीं बल्कि सिर्फ वही दो ये तारीखी एजाज़ हासिल कर सकें। कंप्यूनी को खासकर ये खदशा था, अगर बोनाती को चोटी सर करने का मौका मिलता तो वो निस्बतन कम उम्र और बेहतर सेहत की वजह से उनसे पहले मैदान मार लेंगे। अगले सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही मेहदी और बोनाती ने ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं छोड़े नीचे का सफ़र शुरू किया, जबकि दूसरी तरफ कंप्यूनी और लाचा देली अपने खैमों से बाहर आए। उन्होंने पीछे छोड़े गए ऑक्सीजन उठाए और उन सिलेंडरों की मदद से कुछ घंटों बाद चोटी सर कर डाली। K2 के बाद नई तारीख रकम हो गई। कंप्यूनी और लाचा देली इटली के लिए ये एजाज़ हासिल करके कौमी हीरो करार पाए, लेकिन बोनाती और मेहदी के साथ उन्होंने जो सलूक किया, इसे सरकारी सतह पर भी दबाया गया। K2 के इस कामयाब मिशन का सबसे ज़्यादा नुकसान मेहदी को उठाना पड़ा। इटालियन कोपहमा खुद तो पूरी तैयारी और ज़रूरी साजो सामान के साथ ऊपर गए थे, लेकिन मेहदी के पास बर्फानी पहाड़ पर चलने के लिए मुनासिब जूते तक नहीं थे। बर्फीली चट्टान पर
کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے باعث مہدی کے ہاتھ اور پاؤں بری طرح متاثر ہوئے۔ جب تک وہ چل کر واپس بیس کیمپ پہنچے ان کے پیر جواب دے چکے تھے۔ امیر مہدی کو اسٹریچر پر اٹھا کر کئی دن کے پیدل سفر کے بعد سکردو ہاسپٹل لایا گیا۔ بعد میں انہیں CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا۔ تب تک خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ مہدی کے پاؤں کی انگلیاں گل سڑ چکی تھی اور انفیکشن مزید پھیلنے کا خدشہ تھا۔ ایسے میں ڈاکٹروں کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، ان کے پیروں کی تمام انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ 8 ماہ کے علاج کے بعد جب مہدی واپس اپنے گاؤں پہنچے تو اپنی پہاڑی کدال کو ایک طرف پھینک دیا اور گھر والوں سے کہہ دیا اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے بیٹے سلطان علی بتاتے ہیں کہ وہ کوپے ماں تھے، انہیں کدال اس تکلیف دہ رات کی یاد دلاتی تھی جب وہ موت کے منہ سے بچ نکلے۔ ان کے ساتھی اٹالین واپس چلے گئے جو کوپے ماں تھے، انہوں نے اس میں کافی نام کمایا، کتابیں لکھی، پیسہ بنایا، لیکن مہدی پھر کبھی پہاڑ پر چڑھنے کے قابل نہ رہے۔ K2 پر مہدی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اٹلی اور پاکستان کی حکومتوں دونوں کے لیے باعث شرمندگی تھا۔ پاکستانی میڈیا نے معاملے پر برہمی کا اظہار کیا اور اٹلی کے کوپے ماؤں کو مہدی کی مصیبتوں کا ذمہ دار قرار دیا، تاہم پھر بھی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ امیر مہدی نے اپنی زندگی بہت مشکل حالات میں گزاری۔ وہ چلنے پھرنے اور محنت مزدوری سے قاصر رہے، انہیں معاشی تنگی کا سامنا رہا۔ بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے چلنا سیکھ لی۔ اٹلی کی حکومت کی جانب سے انہیں سرٹیفکیٹ بھی فراہم کیے گئے جس میں ان کی بہادری کو سراہا گیا، لیکن یہ سب چیزیں ان کے معاشی مسائل حل نہ کر سکے۔ اٹلی میں سرکاری سطح پر ایک لمبے عرصے تک K2 کی اصل حقیقت کی پردہ پوشی کی جاتی رہی، لیکن 2004 میں لاچا دیلی کی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب سامنے آئی جس میں انہوں نے اصل واقعات کا اقرار کیا۔ تب جا کر 2007 میں اٹلی نے سرکاری طور پر یہ مانا کہ K2 میں ان کے کوپے ماؤں کی کامیابی شاید مہدی اور بناتی کی قربانی کے بغیر ممکن نہ ہوتی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ امیر مہدی اپنا درد دل میں لیے 86 برس کی عمر میں 1999 میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پاکستان کے لیے جو اعزاز وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پھر 23 برس بعد ہنزا سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اور کوپے ماں اشرف امان کے حصے میں آیا، جنہوں نے 1977 کو K2 کو سر کیا۔ اللہ حافظ۔